हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सरोवर और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं शब्द शुद्धि को लेकर। शब्द शुद्धि नाम का जो विषय है उस विषय पर हम बात करेंगे। हमारा हालांकि मुख्य तौर पर आज का जो टारगेट है, आज के जो हमारे लक्ष्य में है वो साथी हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं। रीट 2021 वाली जो 25 अप्रैल 2021 को आयोजित हो रही है। इसके अलावा भी आम जिंदगी में जब जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, लिखने में, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें और लिखते अथवा बोलते समय उनमें थोड़ा सा उनका उच्चारण है वो अशुद्ध कर देते हैं, उनको लिखते समय अशुद्ध कर देते हैं। अथवा कई दफा ऐसा भी होता है कि हम लिखते तो सही हैं लेकिन उच्चारण उनका गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम और उसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक हमारा जो विषय है, एक तो अनुस्वार और दूसरा होता है अनुनासिक। आज सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये है क्या चीज, एक्चुअली ये वाकई में क्या चीज है और ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इनके उच्चारण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इनको यदि हटाना हो, इनको जोड़ना हो तो इनकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो अनुस्वार का जो निशान है, जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह इस प्रकार से होता है। और अनुनासिक का जो प्रतीक है वह सिरोरेखा, सिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार का प्रतीक होता है। तो इन दोनों के प्रतीक आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अनुस्वार का प्रतीक आपके समक्ष सिरोरेखा के ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगती है और अनुनासिक में सिरोरेखा के ऊपर एक चांद के जैसी आकृति और उसके ऊपर बिंदी। और इसको हम अनुनासिक को हम कह सकते हैं कि यह चंद्र बिंदु के रूप में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसको चंद्र बिंदु हम ज्यादा बोलते हैं, अनुनासिक। अब देखिएगा ये क्या चीज है, अनुस्वार 100% यह व्यंजन ही होगा और अनुनासिक यदि कोई है तो वह 100% स्वर ही होगा। ध्यान रखने की बात क्या है, यदि अनुनासिक चंद्र बिंदु लगी है तो वह स्वर है और अनुस्वार लगा है तो वह डेफिनेटली हम इसको 100% कह सकते हैं कि वह व्यंजन वर्ण ही है और यह स्वर वर्ण है। अब इनमें दिक्कतें आमतौर पर नहीं आती। कहां नहीं आती, यदि हम ए की मात्रा पर अनुस्वार लगा रहे हैं अथवा अनुनासिक लगा रहे हैं। ए की मात्रा पर हम अनुनासिक लगा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती। आ की मात्रा पर लगाते हैं, समस्या नहीं आती। इसके बाद में हमें ऊपर लगाते हैं, समस्याएं नहीं आती, कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। इन चार वर्णों पर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। भ्रम की स्थिति कहां पैदा होती है, हम पे भ्रम की स्थिति ई, ए, आई, ओ और औ, इन चार वर्णों की जो मात्राएं लगती हैं, इन मात्राओं पर जब कभी अनुनासिक स्थापित करना हो, लगाना हो, तब वहां दिक्कतें सामने आती हैं, जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे हम कहें, जैसे हम लिखते हैं आंख, कोई समस्या नहीं है, हमें पता है कि ए आ सॉरी आ स्वर है, उसका उच्चारण हमने कहां से किया, उसका उच्चारण उसका रूप है अनुनासिक रूप। अनुनासिक में जो प्राण वायु है वह मुख और नाक, नासिका, इन दोनों से एक साथ बाहर निकाली जाती है। ध्यान रखेंगे, मुख और नाक, नासिका दोनों से एक साथ बाहर निकाली जाती है। इसको हम आंख जैसे हम कह सकते हैं। या दूसरा हमारे स्टेट, हमारे राज्य का जो राजस्थान का जो राज्य पशु है ऊंट, ऊंट में भी कोई समस्या नहीं है। दिक्कतें कहां आती हैं, जैसे हमने एक सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैं शब्द लिखा और मैं शब्द पे हमने क्या लगाया है, मैं, में आई की मात्रा है। दोस्तों, मैं में आई की मात्रा है और इस आई का जो रूप है वह कैसा है, अनुनासिक रूप है। इस आई का जो रूप है वह अनुनासिक है। तो इसका हम उच्चारण तो करेंगे मैं, और मैं में यहां हम देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहां पे अनुस्वार हमें दिखाई दे रहा है। दिखने में कैसा है, अनुस्वार, लेकिन वास्तव में यहां पर क्या है, अनुनासिक है। तो ये एक बड़ी खास बात है कि इसमें आप अनुनासिक मानेंगे। जैसे हम कहें एक कारक चिन्ह है अधिकरण कारक का, में, नहीं, मैं, क्यों, ये जो शब्द हैं, या अथवा जैसे हम देखते हैं ईंट,
ईंट शब्द जो है, ईंट हमने लिखा, यहां हमें दिखाई तो दे रहा है कि अनुस्वार लगा है, वाकई में यहां पर अनुस्वार नहीं लगकर क्या लगा है, अनुनासिक लगा है। तो किसी स्वर का जब मुख और नाक से उच्चारण किया जाता है तो वह अनुनासिक रूप उसका कहलाता है। और अनुनासिक रूप के लिए हम स्वतंत्र रूप से तो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो 6 मात्राएं आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई गई हैं, इन 6 मात्राओं में और हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ चांद को हटाकर वहां पर एक स्टार, एक तारे अथवा उस बिंदु का प्रयोग करते हैं। वह रूप कौन सा कहलाता है, चंद्र बिंदु वाला अथवा अनुनासिक रूप कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है अनुस्वार की। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार व्यंजन है, 100% व्यंजन है। अब व्यंजनों का भी ये क्या रूप होता है, ये जो क वर्ग है, ये जो च और ट वर्ग, त वर्ग अथवा प वर्ग, इन सभी वर्गों के जो अंतिम जो पंचम वर्ण है, कौन से, जो पंचम वर्ण है, वे पंचम वर्ण ही अनुस्वार है। ये पंचम वर्ण ही अनुस्वार है और इनके पंचम वर्ण हम यहां लिखते हैं गे, ये, णे और ने और में। इनका जो स्वर रहित व्यंजन वाला रूप है, स्वर रहित का जो रूप है वह यहाँ आता है और ये व्यंजन जो है वही अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन अनुस्वारों को हटाया जा सकता है, जबकि अनुनासिक जो है उसे हटाया नहीं जा सकता। देखिएगा आप, मतलब हम अपनी पुस्तकों में आम जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है, वहां उस जिंदगी में जैसे हम इनको देखेंगे तो आप बड़ा साफ साफ अंतर महसूस कर सकेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। जैसे अंतर है, जैसे दंड है, जैसे अंक है, अथवा जैसे कंचन है, अथवा जैसे हम एक शब्द बहुत बार, मैं जब भी कभी बस में इधर उधर जाते हैं देखते हैं गलत लिखा रहता है, लेकिन करे क्या, एक जैसे इंटरनेट वाला इंटर है, अथवा जैसे पंप है, इन सभी का अनुस्वार हमें हटाना हो, अनुस्वार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा इसका उच्चारण करते हैं पहले, अंतर, ने, अंतर, ए के ऊपर जो यहां जो अनुस्वार का उच्चारण हम कर रहे हैं, अनुस्वार के उच्चारण में खास बात क्या होती है, जहां यह लगता है उसके ठीक आगे बोला जाता है, जिस वर्ण पर यह स्थापित किया जाता है उससे ठीक आगे वाले वर्ण, उसके ठीक आगे इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे अंतर, दंड, अंक, कंचन, इंटर, पंप अथवा जैसे डंडा। तो इन शब्दों का जो अनुस्वार है वह हम यदि हटाना चाहें तो उस हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो कायदे हैं, वो क्या कहते हैं कि अंतर। अंतर हमने बोला ने, ये जो अनुस्वार का उच्चारण हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नासिका से होता है, कभी भी इसका उच्चारण नासिका और मुख से एक साथ नहीं होता। तो अंतर, अंतर का अनुस्वार हटाने के लिए हम देखेंगे जहां अनुस्वार बोला जा रहा है उसके आगे का वर्ण क्या है। आगे का वर्ण दोस्तों यहां देखेंगे अंत, तय आ रहा है, तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है उसको आधा यहां लिख देंगे। तो आप ये दोनों प्रकार, ये रूप आपने देखा होगा, हम देखते हैं किताबों में दोनों रूप आते हैं, दोनों शुद्ध भी है, सर्वशुद्ध है। दंड की यदि हम बात करें, सजा के लिए जिसको प्रयुक्त किया जाता है, दंड, डे, ने, यहां बोला गया डे, डे कौन से वर्ग का है, टे वर्ग का। टे वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, नासिक वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है, ने, तो यहां लिखेंगे तो ये दंड लिखा जाएगा। अंक की हम बात करेंगे, यहां देखिए क्या होता है, और मैं कई बार देखता हूं बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। एक जैसे मूल्यांकन शब्द है, एक जैसे मूल्यांकन शब्द है, और हम गूगल टाइप वाला जो कीबोर्ड है उसमें टाइप करते हैं तो इसका रूप किस प्रकार से वहां और हमारे सामने प्रदर्शित होता है, वो भी हम यहाँ बात करेंगे उस पर भी। देखिएगा अंक में क्या है, ए अनुस्वार क, क अनुस्वार की ठीक बाद में क बोला गया, और क वर्ग का अंतिम नासिक वर्ण क्या है, ग। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक तो यह रूप इसका प्रचलित है, दूसरा इसी का यह रूप भी प्रचलित है। आप इसके नीचे क जमा देंगे
तो भी कोई समस्या नहीं है। दोनों ये तीनों ही सर्व शुद्ध रूप है, तीनों ही रूप शुद्ध है। इसको अड़क न बोले, अंक बोले। इसको अंक ही बोला जाएगा। जो ड बोल लिया जाता है वह ड यहां आता है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ताड़न जात है, जो अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आया है। उसका आगम अरबी भाषा से हुआ है। इसमें देखिएगा तीन इस प्रकार के तीन वर्ण होते हैं। क वाले वर्ण का जो अंतिम है वह तो इस प्रकार का होता है। यहाँ इसके साइड में इसको नुक्ता बोलते हैं, ये साइड में लगा है। यदि टे वाले वर्ग का तीसरा वर्ण देखेंगे तो वह डे होता है। इस डे से शब्द की शुरुआत होती है, वह इसी डे से होती है, जैसे डे से डमरू वाला। और ये है रे, ये उत्क्षिप्त ताड़नजात वर्ण है, जिनको उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जीभ जब बोल इसका उच्चारण जब करते हैं तो जीभ एक झटके से के साथ नीचे आती है, जैसे बड़ा, खड़ा, पड़, तो है ना। तो एक दोनों ही ये दोनों ही वर्ण, और यहाँ ये चौथा वर्ण इस प्रकार से होता है। शब्द की किसी की शुरुआत करते हैं तो ये दोनों वर्ण है, इन दोनों वर्णों से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे इसका सबसे जो शुद्ध उदाहरण है वह दिया जाता है, जैसे ढक्कन। तो ढक्कन में यह रूप तो शुद्ध है, और यदि आप इसके कारण ये लगा के करते हैं तो यह रूप अशुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये दोनों बीच में आएंगे। इनकी खास बात एक यह भी है कि इनसे ठीक पहले यहां पर स्वर का होना आवश्यक है। यदि स्वर नहीं है तो फिर यह रूप नहीं प्रचलित होकर यह रूप इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों रूप प्रयुक्त किए जाएंगे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कंचन शब्द है, कह लिखा, अनुस्वार आया, अनुस्वार के ठीक आगे च वर्ण है, च वर्ण का अंतिम वर्ण है ये। तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो यह बन जाएगा कंचन। हमने बहुत बार लोगों के घरों पर देखा है कि अमुक कुंज, और कुंज दो प्रकार से वे लिखते हैं। एक तो यह लिखते हैं शुद्ध रूप है, अनुस्वार यहां इससे हटाकर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, और इसका भी उच्चारण होगा कुंज। तो ये दोनों रूप इस प्रकार से प्रचलित हैं। तो यहां पर अब देखते हैं इंटर। अब इंटर में क्या होता है, मैंने कई दफा इस प्रकार से लिखा हुआ देखा है दुकानों पर, क्योंकि दुकानों पर लिखने का काम पेंटर लोग करते हैं। वो साथी शायद उनको भ्रम है या अथवा ध्यान नहीं है, तो अज्ञानता के अभाव में वो लोग इसको और कर देते हैं। हम इसका शुद्ध जो रूप है वह इस प्रकार से लिखेंगे, ई आ गया, और ई के आगे अनुस्वार, अनुस्वार के आगे क्या है, टे। टे वाले वर्ग का अंतिम वर्ण है ने, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे ने, हलंत है या स्वर रहित है, और आगे टे और आगे रे, तो यह इंटर हो जाएगा। यह पे, और पे के आगे अनुस्वार, अनुस्वार के आगे फिर पे आ रहा है, और पे वर्ग का अंतिम जो वर्ण है वह में है, तो इसको हम पंप इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपने देखा है, बहुत बार देखते हैं हम, दो और लिखते भी हैं। और यह है डंडा, तो डंडा इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि डे और अनुस्वार के आगे फिर डे आ रहा है, और डे है टे वर्ग का, और टे वर्ग का पंचम जो वर्ण है वह ण आता है, तो वहां डंडा इस प्रकार से लिखा। अब यहां देखिएगा, मूल्यांकन और संचालन दो शब्द हमने लिखे हुए हैं। शब्द क्या क्या लिखे हुए हैं, मूल्यांकन लिखा हुआ है और संचालन लिखा हुआ है। उनका हम गूगल टाइप पे, गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है वहां उसका रूप यदि MULYANKAN लिखते हैं तो मूल्यांकन इस प्रकार से भी लिखाता है, और वहां मूल्यांकन इस प्रकार से भी लिखाता है। दोस्तों ये दोनों ही रूप शुद्ध है, क्योंकि यहां अनुस्वार देखिएगा बोला गया, जहां बोला जा रहा है ठीक उस, जहां बोला जा रहा है उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर लगा है मूल्यांकन, या के आगे क अनुस्वार, अनुस्वार के आगे क वर्ण है, क वर्ग का अंतिम वर्ण हमें अभी देखा, ये गे आ गया, यहां इसको हलंत लिखा, और कहने, तो यह मूल्यांकन हो गया। दूसरा शब्द जैसे हम बात करते हैं संचालन, तो संचालन में क्या होता है, श आ गया। अब अनुस्वार, अनुस्वार के आगे च वर्ग का अंतिम वर्ण है ये, और वह भी स्वर रहित आएगा, तो स्वर रहित व्यंजन होने की वजह से इसको ऐसे कर देंगे, या संचालन। तो इसको इस प्रकार से यह रूप भी इसका लिखाता है। ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं। संस्कृत भाषा में हम देखते हैं, संस्कृत भाषा में जब कोई पाठ पढ़ा जाता है तो वहां दिनांक जो शब्द है वह दिनांक इस प्रकार से लिखी जाती है, एक या तो यह रूप आएगा या यह रूप आता है।
ये दोनों ही रूप शुद्ध हैं। जैसे वही बात दिन, हमने अंक की बात की थी अभी अभी, तो अंक शब्द को जिस प्रकार से हमने खोला था, उसका विश्लेषण किया था, उससे अनुस्वार हटाकर नीचे लिखा था, तो यह रूप आ जाता है। या इसको जैसे हमने अभी इस प्रकार से भी लिखा था, तो ये तीनों ही रूप इसके शुद्ध माने गए हैं। दिनांक का ये है रूप भी शुद्ध ही माना गया है, यह भी शुद्ध है, और ये तीनों रूप आपके शब्द से जो शुद्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों कई शब्द ऐसे होते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार हर हाल में क्या है, व्यंजन है, और अनुनासिक हर हाल में क्या है, स्वर है। ये है तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी बात थी। और इनका उच्चारण करते समय अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो जो जो प्राणवायु है वह हर हाल में नासिका से बाहर निकलेगी, और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु नासिका और मुख दोनों से बाहर निकाली जाती है। ए, आ, उ, उ, इन चार वर्णों में अनुस्वार अनुनासिक है, उसका शुद्ध रूप हम लेखन कर सकते हैं, लेखन में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो छह वर्ण स्वर वर्ण और बचे हैं, उन वर्णों पर उनकी जो मात्राएं हैं उन मात्राओं के साथ हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ओ के आगे चंद्र बिंदु न लगाकर हम क्या लगाएंगे, सिर्फ वहां अनुस्वार लगाएंगे। और यह अनुस्वार दिखने के लिए अनुस्वार है, स्थापित हमने क्या किया है, अनुस्वार, लेकिन है क्या यहाँ पर अनुनासिक है। बस ये है ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं, जैसे मैं उच्चारण नहीं करूंगा, पहले आप एक बार इसको बोलकर देखें। और इसको बोलते हैं तो मैंने सुना है दोनों ही रूप इसके बोले जाते हैं। एक रूप इसका बोला जाता है अनु दे, अनु दई ध रे, ये अनु दई धरिये, यहां रे बोला गया, मतलब इसको हम कि इसका उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं, अनुदय ध रे ये, यहां ये ध भी मान लो वह है हलंत है, अनुदय धरिये बोलते हैं, गलत है। इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, अनु अनु दय ध दई रे ध ये। क्यों, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रे रेफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रे रेफ बोलते हैं। और रेफ की सबसे जो अनिवार्य जो अब रेफ के उच्चारण में देखिएगा दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि ये जिस वर्ण पर लगता है उसके ठीक पहले बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं कर्म, जैसे हम कहते हैं खर्च, इस प्रकार से जहां लगता है उसके ठीक पहले बोला जाएगा। तो उस हिसाब से तो ये पर लगा था और हमने यहां बोल दिया तो ठीक ठाक है, मामला सही है। नहीं, दूसरा नियम क्या कहता है कि इस रे रेप के ठीक पहले स्वर वर्ण का आना अनिवार्य है। अब हमने यहां देखा कि ध में क्या था, स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण हम करेंगे अनुदैर्ध्य, दई रे ध ये, अनुदैर्ध्य करेंगे तो उसका उच्चार हम लिखते हैं, सही है, लिखते तो हम क्या है इसी प्रकार से इसका रूप लिखते हैं, लेकिन इसके उच्चारण में हम गलतियां कर बैठते हैं। जैसे इसके समझने के लिए दूसरा एक शब्द जैसे हम काम में लेते हैं, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से जलन है, घृणा है, नफरत है, तो उसके हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति से ईर्ष्या है। क्या है, ईर्ष्या। हमने इसको ईर्ष्या नहीं बोला, यदि इसको अनुदय धैर्य बोलते हैं तो इसको ईर्ष्या बोलना चाहिए, नहीं बोला, हमने इसको बोला ईर्ष्या। क्यों, क्योंकि रे रेफ है, रे रेफ जहां लगा उससे ठीक पहले बोला जाना चाहिए, लेकिन स्वर के तत्काल बाद बोला जाना चाहिए। यदि यहां ईर्ष्या बोलते हैं तो यहां तो स्वर है ही नहीं, इसलिए हमें इसका उच्चारण यहां करना पड़ेगा। और यदि यहां हम इसका उच्चारण करते हैं तो वह शुद्ध है। तो इस शब्द का उच्चारण लिखने में हम इसी प्रकार से लिखते हैं, उच्चारण भी इसका शुद्ध ही करते हैं, ईर्ष्या ही बोलते हैं। तो इसको अनुदैर्ध्य, क्यों इसको अनुदैर्ध्य बोलेंगे तो ज्यादा शुद्ध ही रहेगा और वह उचित भी है, व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से वह सही भी है। इसके अलावा हम जैसे एक कर्ण प्रत्यय वाला मामला आता है, तो कर्ण प्रत्यय जहां जुड़ता है, कर्ण प्रत्यय हम जोड़ते हैं, और कर्ण प्रत्यय जोड़ने से पहले हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी जो गलतियां हैं वह करते हैं। जैसे हम कहें शक्तिकरण,
शक्ति हमने इस प्रकार से लिखा। और शक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, सशक्तिकरण पे बाद में आएंगे, पहले शक्तिकरण पे चलते हैं। महिला शक्तिकरण, सशक्तिकरण और शक्तिकरण इस प्रकार से लिख देते हैं दोस्तों, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जहां कहीं भी कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो इससे इकार शब्द है, ई की मात्रा, यदि लघु ई की मात्रा है, यदि वहां लघु की ई लघु है तो वह ई किस प्रकार से हो जाएगी, वह गुरु में तब्दील हो जाएगी, गुरु में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यह रूप क्या है, गलत है। शक्तिकरण का शुद्ध रूप क्या है, शक्तिकरण। जैसे हम और बताते हैं, जैसे हमें एक अलंकार है हमारे हिंदी साहित्य में दिया था, मानवीकरण। इसके बाद में जैसे हम और शब्द लेते हैं, सौंदर्यीकरण। जैसे हम एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, प्रकटीकरण। जैसे हम एक शब्द और लेते हैं तो जैसे राजस्थान का एकीकरण। तो यहां हम एकीकरण में, प्रकटीकरण में, सौंदर्यीकरण में या वैश्वीकरण में, क्योंकि वैश्विक, विश्व धन ई से शब्द बना वैश्विक। वैश्विक शब्द तो हमने इस प्रकार से लिखा था लेकिन ये शुद्ध है, लेकिन वैश्वीकरण यदि कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमें वैश्वीकरण करना पड़ेगा। एक जैसे पुष्टिकरण, जैसे पुष्टिकरण तो पुष्टि बड़ी ई की मात्रा, जैसे हम पुष्टि शब्द लिखते हैं तो पुष्टि मार्ग, जैसे सूरदास वाला पुष्टि मार्ग था, वल्लभाचार्य वाला, तो वह तो पुष्टि मार्ग था। लेकिन पुष्टिकरण यहां पर बड़ी ई, दीर्घ ई, गुरु ई की मात्रा आएगी। तो एक ये ध्यान रखने की बात है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा दो शब्द हैं जो बहुत बार काम में लिए जाते हैं और उन शब्दों को शायद देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, या वो इतने प्रचलन में आ गए, इतने रूड हो गए कि हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दो चार शब्द हैं, जैसे एक तो सशक्तिकरण। मैं इसी तरीके से लिख रहा हूं, हालांकि यह शब्द अशुद्ध है। यह शब्द क्या है, अशुद्ध है। मैं आगे लिख भी देता हूं ताकि भ्रम की स्थिति न पैदा हो। अशुद्ध क्यों है? सबसे पहली बात है, शक्ति करण जोड़ेंगे तो शक्तिकरण हो जाएगा। शक्ति में करण जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्तिकरण। हमारे ही घर की महिलाएं हैं, हमारी पत्नी भी हो सकती है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, हमारे ही घर की महिलाएं हैं। हम उनको शक्ति देना चाहते हैं, कुछ मामलों में शक्ति देना चाहते हैं, जैसे आर्थिक मामलों में उनका योगदान रहे, आर्थिक जो फैसले हैं, जो निर्णय है, वो निर्णय वो ले सकें, घरेलू निर्णय ले सकें, पारिवारिक निर्णय ले सकें। तो इस प्रकार के मामलों में हम उनको और कहीं ना कहीं शक्ति दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनका शक्तिकरण कर रहे हैं। अथवा हम उन महिलाओं को, जो हमारे परिवार की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं। तो शक्ति में कर्ण प्रत्यय जोड़ने से वही भाव पैदा होता है जो शक्ति में स उपसर्ग जोड़ने से होता है, सशक्त, शक्ति के सहित और अथवा शक्ति करण किया जाना, या उनको शक्ति प्रदान करना। तो महिला शक्तिकरण जो है वह शुद्ध रूप है, सशक्तिकरण हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यह रूप मैंने इसलिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2019 और 20 का जो कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र में और नारी सशक्तिकरण शब्द लिखा था, निबंध आया था, उस निबंध में यही शब्द लिखा हुआ था। यह शब्द दोस्तों क्या है, अशुद्ध है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अथवा ये लिख सकते हैं। तो इसका होना यह चाहिए था कि नारी शक्तिकरण। अब बात और करते हैं शक्तिकरण की। जैसे ऐसा ही एक शब्द और आता है, असफल। मूल शब्द क्या है, फल। मूल शब्द में उपसर्ग क्या जोड़ा, शय, सहित। मतलब इसका अर्थ हम लिखते हैं कि वह व्यक्ति सफल है या वह व्यक्ति सफल हो गया। और इस फल में जिसको फल मिल गया वो तो सफल हो गया, जिसको फल नहीं मिला वो क्या हो गया, वह विफल हो गया। अब ध्यान देने की बात क्या है, फल नाम का जो है, जो मूल शब्द है, मैं यहां लिखता हूं, फल नामक जो मूल शब्द है उसमें यदि स प्रत्यय, उस माफ कीजिएगा उपसर्ग हमने जोड़ दिया और उसी में हम ए उपसर्ग जोड़ रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ए और स दोनों की ही परस्पर जो अर्थ है वह क्या, कैसा अर्थ है, ये विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले हैं, एक दूसरे का विलोम अर्थ प्रकट करने वाले हैं। तो दोनों उपसर्ग एक साथ क्यों,
कैसे नहीं हो सकते। तो जो फल सहित है वह सफल, और जो फल से रहित है वह विफल। तो सफल असफल शब्द का प्रयोग मैं चाहता हूं कम से कम हम न करें। जहां तक हो सके इनको छोड़ते चलें और धीरे धीरे हम इनको अपनी आदत से बाहर कर दें तो ज्यादा उचित है। असफल शब्द सही नहीं है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। वह व्यक्ति क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्रोधित शब्द गलत है, यह शब्द क्रुद्ध होगा। आप इस प्रकार से क्रुद्ध लिख सकते हैं अथवा हम इस प्रकार से क्रुद्ध लिख सकते हैं। तो वह व्यक्ति क्रुद्ध हो गया, न कि क्रोधित। या मैं उस रास्ते से, या मैं जंगल से और अपने घर जा रहा था, मैं अपने घर जा रहा था, किसी गांव में जा रहा था, रास्ते में एक जंगल आता है, जंगल से मैं, रात का समय था, अंधेरी रात थी, अकेलापन था, मैं अकेला था और एकाकी होने की वजह से मुझे रात की जो हवाएं चल रही थी और उनसे जो साई साई की आवाज आ रही थी, मैं वहां सशंकित हो गया। मैं वहां क्या हो गया? मैं वहां सशंकित हो गया। गलत हो गए भाई साहब आप। क्यों गलत हो गए? क्योंकि यह शब्द क्या है? गलत है। इसमें यह होता है कि आप उपसर्ग और प्रत्यय वो जोड़ रहे हैं जिसका अर्थ दोनों का एक ही होता है। अतः एक अर्थ के लिए हम या तो हम लिखें सशंक, कि मैं शंका सहित हो गया, कि मुझे शंका हुई, कुछ वहां साई साई की आवाज आई, कुछ पत्ते हिलने की आवाज आई, तो वहां कुछ है, मैं सशंक हो गया या मैं शंकित हो गया। या तो मैं संकित हो गया या मैं सशंक हो गया। सशंकित तो कदापि नहीं हो सकते, और यदि सशंकित हुए तो गलत हुए, जाहिर सी बात है। तो कुछ ये शब्द है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ईर्ष्या वाला हो गया था। इसके अलावा यदि देखिएगा दो तीन शब्द बड़े रोचक हैं और वो इतने ज्यादा रूड हो गए हैं कि उनके बारे में यदि हम बात करते हैं किसी से तो हम गलत ठहरा दिए जाते हैं। दोस्तों हम गलत नहीं है। देखिएगा कैसे, कौन कौन से शब्द हैं। एक हम बहुत बार बोलते हैं कि आज का युवा वर्ग कहाँ रहता है? मोबाइल में ही रहता है। देश के विकास का, देश की सफलता का, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का भार किस पर है? युवा वर्ग पर है। भाई साहब आप गलत बस में बैठे हो। युवा वर्ग होता ही नहीं। होता है वास्तव में क्या है? युवा वर्ग होता है। कौन सा वर्ग है? युवा वर्ग है। ये शुद्ध रूप है, ये अशुद्ध रूप है। फिर से इसको कैसे है यह शुद्ध रूप? यह शुद्ध रूप इस प्रकार से है, युवन धन वर्ग। और जो ही युवन में वर्ग शब्द जुड़ा है तो नए का लोप हो जाएगा और बचेगा युव वर्ग। क्या रह जाएगा हमारे पास में? युव वर्ग रह जाएगा। और यह रूप ही सर्वशुद्ध रूप है। इसके साथ साथ हम देखते हैं बसों आदि में लिखा होता है धूम्रपान मना है। क्या है? धूम्रपान। धूम्र दोस्तों कोई शब्द होता ही नहीं है, तो उसका पान मतलब उसका सेवन करना, उसका सेवन करना गलत कहां से हो गया? जब धूम्र ही कोई शब्द नहीं है, धूम्र शब्द ही गलत है, तो उसका सेवन करना सही या गलत कैसे हो सकता है? वह शब्द ही नहीं है। पुष्टि के लिए हम बताते हैं, देखते हैं। देखिएगा कक्षा 12 हिंदी साहित्य, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के एक पाठ्य पुस्तक है जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है सरयू। इस सरयू में हजारी बाबा का एक लेख है, एक निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? हजारी बाबा का एक निबंध है और निबंध का नाम है शीरीष के फूल। निबंध का नाम क्या है? शीरीष के फूल। यहां शिरोरेखा कटेगी। शीरीष के फूल में शायद दूसरी या तीसरी पंक्ति में ही वो लिखते हैं शीरीष की प्रशंसा में कि जब चारों तरफ भयंकर लू चल रही है, सब कुछ जल रहा है, तब धरित्री तब यह धरित्री निर्धूम निर्धूम अग्निकुंड की तरह जल रही होती है। तब ये हजरत हजरत का अर्थ होता महाशय, तब ये हजरत पता नहीं कहां से और लहक उठते हैं। ऐसा ही कुछ भाव वहां ऐसा ही है। निर्धूम, इस निर्धूम शब्द को का विश्लेषण हम करें इसमें से और उपसर्ग हटाते हैं तो निर्धन धूम, धूम शब्द आया। और यहां हमने क्या लिखा है? धूम्र। एक उदाहरण
पर्याप्त न हो तो जैसे हम देखते हैं दूसरा, हमें कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 10 तक के हर व्यक्ति ने, जिसने भी 10वीं तक की परीक्षा अपनी 10वीं तक की अपनी पढ़ाई की, अध्ययन किया है, उन्होंने यह विज्ञान विषय पढ़ा है। इस विज्ञान विषय में बात आती है, शायद वो खगोल शास्त्र से संबंधित कुछ मामला है कि आसमान से कोई तारा टूटता है, जमीन पर वह जब गिरता है तो इस प्रकार से उसको पुच्छर तारा भी बोलते हैं, और या वो इस प्रकार से होते हैं। और इसको हम हो सकता है मैं विज्ञान विज्ञान की भाषा में थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूं, लेकिन हम इसको धूमकेतु कहते हैं। केतु का अर्थ होता है ध्वजा, केतु का अर्थ क्या है? ध्वज। और धूम का अर्थ है धुआं। धूम का अर्थ क्या है? धुआं। यहां भी धूम का अर्थ क्या है? धुआं। अब दोस्तों देखिए, जब यहां धूमकेतु धुएं की ध्वजा, एक ध्वजा की तरह से वो नीचे बहुत तेज गति से आती है, उसे हम धूमकेतु कहते हैं। जब बिना धुएं के अग्नि धरित्री अथवा पृथ्वी जो है वह अग्निकुंड की तरह जल उठती है, बिना धुएं के तो निर्धूम, वो निर्धूम जल उठती है अथवा धूमकेतु है। तो हम यहाँ वो धुएं से रहित है, तो यहाँ धुएं का पान करना मना है। बस में बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, हम किसी भी हाल में इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वहां धूमपान मना होना चाहिए। निषेध किसका होना चाहिए? धूमपान का, न कि धूम्रपान का, न कि धूम्रपान का। तो ये है भी एक ध्यान देने योग्य शब्द था, एक तथ्य था। इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं, और खासकर जो राजकीय अथवा जो भी निजी अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, वहां ये चीजें देखने को मिलती है, जिनको हम मेडिकल स्टोर कहते हैं। वहां वो दवाई की जो दुकानें हैं, वे दवाइयों की दुकान क्या लिखते हैं कि यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। गलत है, आप कुछ नहीं मिलता आपके पास। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? गलत है, हमने शब्द ही शुद्ध लिख रखा है। दोस्तों यहाँ क्या होता है, कोई भी शब्द इकार शब्द है, मतलब अंतिम वर्ण है उस पर ई की मात्रा आ रही है, तो वह हमेशा गुरु ई होगा। और यदि शब्द स्त्रीलिंग है तो वह ई कौन सा होगा? गुरु ई होगा, लघु नहीं होगा, बड़ी ई होगी। अब देखिए दीर्घ ई कह सकते हैं हम इसे, दीर्घ ई की मात्रा आएगी, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम देखते हैं, देखिएगा, जैसे एक नदी, लड़की, पहाड़ी, चारपाई, बिजली, बिजली, नारी, दवाई, ये इस प्रकार से होते हैं। इनमें ई जो है वह कौन सी होगी? दीर्घ ई होगी। लेकिन जो ही इनका बहुवचन बनाया जाता है, जो ही इनको बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है, तो ये बड़ी ई, दीर्घ ई किसमें चली जाएगी? लघु ई में बदल जाएगी। जैसे इसका बहुवचन बनाते ही हम लिखेंगे नदियां, और या के ऊपर चंद्रबिंदु, क्योंकि आ की मात्रा है और आ को हम किससे? नाक और मुख से उच्चारित कर रहे हैं। यहां हो जाएगी लड़कियां, यहां क्या हो जाएगा? लड़कियां। यह हो जाएगा पहाड़ियां, यह हो जाएगा चारपाइयां, यह हो जाएगा चारपाइयां। और तुम बिजलियां ना गिराया करो, आंखें चुदियां जाती हैं। यह हो जाएगा नारियां, यह हो जाएगा दवाइयां। तो दवाइयां शुद्ध रूप यह है, यह शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप इस प्रकार से ई की मात्रा लघु हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं, और भी बहुत शब्द हैं, और उन शब्दों का जो जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसकी तैयारी, इसकी शब्द शुद्धि की तैयारी करने का कोई उचित फॉर्मूला है ही नहीं, कोई सूत्र नहीं है। इसके सूत्र के लिए बस यही है कि जब हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अथवा लेखन कर रहे हैं, अथवा उच्चारण कर रहे हैं, तीन चीजें हैं। यदि हम इनका पठन कर रहे हैं, यदि हम इनका लेखन कर रहे हैं, अथवा हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, इन तीनों ही परिस्थितियों में हमें
आंखों के साथ साथ यहाँ का जो ऊपर की खोपड़ी है, ऊपर का जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के दरवाजे खिड़कियां भी खुली रखनी जरूरी है। क्यों? हम पठन कर रहे हैं, गलत है, अनुदैर्ध्य बोल देते हैं, मामला सारा ही गड़बड़ हो जाता है। तो वहां भी हम ध्यान रखेंगे। हम उनको लिख रहे हैं तो दवाइयां जैसे लिख रहे हैं और उच्चारण उनका कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो इन गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है? अधिक से अधिक अध्ययन के माध्यम से। अध्ययन करें तब हम समुचित ध्यान हमारा उसी पर हो। और शब्द की लिखा कैसे, कोई मानक पुस्तक है, स्टैंडर्ड जिसको हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड ज्यादा प्रचलित है और हिंदी का मानक है, उसमें उसका अर्थ ग्रहण करने में कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। तो जो मानक पुस्तकें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके माध्यम से यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहां गलतियों की जो गुंजाइश है वो बहुत कम होती है। हालांकि व्याकरण की जितनी पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों में और जो रूप लेखन होता है वह शुद्ध रूप ही आपको मिलता है। कभी कभी किसी में गलती हो सकती है, हो सकता है, गलती की गारंटी मैं भी नहीं लेता कि मुझसे नहीं होगी, लेकिन इनमें अधिकांश आपको और वही मिलेगा जो जो उसका शुद्ध रूप है। जैसे रूप, रूप में इस प्रकार से रूप आएगा, और रुपया तो रुपया देखिएगा, दोनों के उच्चारण में कितना फर्क है, रूप और रुपया। रूप यहां छोटा कर रहे हैं, जैसे रूपा, रूप, है ना? तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का और कर सकते हैं। ध्यान से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो हमारी जो गलतियां हैं, वो गलतियां होने की संभावनाएं हैं, वो धीरे 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 कम से कम तर होती हुई, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ने के बराबर हमारे लेखन में या उच्चारण में कोई गलतियां पकड़ पाएगा। तो रीट परीक्षा के लिए कुल मिलाकर में हम कह सकते हैं कि यह एक ठीक ठाक क्लास थी, और आगे हमारी संभावनाएं हैं कि हम और भी आगे करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन आपका।